बड़े बड़े शहरों को, महानगरों को ये उपलब्धियां हासिल नहीं होती कि इतने बड़े बड़े कलाकार उनके शहर तक पहुंच पाए। और दतिया जैसे छोटे तमाम हमारे कविताओं से निवेदन करूंगा समाज मंच बनाए। सोशल मीडिया पर देखते हैं जिन्हें आप देखकर गुदगुदाते हैं, ऐसे हमारे शोभा जी माननीय मंत्री जी के साथ मैं बहुत अच्छा है। यहाँ पर नृत्य नाटिका और साथ ही भजन संध्या होगी, तो आप से उम्मीद है कि आप इसी तरह यहाँ पर पधारेंगे और फाग महोत्सव को हमेशा की तरह सफल बनाएंगे। प्रोग्राम कैसे करेंगे ये मंच पे, यही हाल है। चलिए। लेकिन 4 तारीख को हम इस दतिया दिवस के रूप में एक मनाने जा रहे हैं, 4 मई को, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। और वो अपनी माँ पीताम्बरा माई का उस दिन जन्मदिन है। वो जन्मदिन में आप सबको भागीदारी बनना है। अभी तक हम लोग भागीदारी बनते हैं, उसमें आप जनता को भागीदार बनना है। इसमें माई अपनी नगर भ्रमण पे निकलेंगी उस दिन। एक रथ होगा, रथ में माई विराजमान होगी और उस रथ में कोई नहीं चलाएगा उसको, रथ को घोड़े नहीं चलाएंगे, मशीन नहीं चलाएगी। उस रथ में आगे रस्सा बना होगा, जिस रस्से को हम सब लोग खींच के माई को पूरे दतिया की भ्रमण कराएंगे और उस पुण्य के भागीदार होंगे। उस दिन हम सब कोशिश करेंगे, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ के पीला वस्त्र धारण करें। हम पुरुष भी कोई ना कोई अंग वस्त्र पीला एक जरूर धारण करें। पीताम्बरा माई का वो दिन होगा और उस दिन हमारी नगर परिक्रमा होगी और शाम को फिर एक बड़ी ऐसी ही भजन संध्या होगी भव्य माता की। वो सिर्फ भजन होंगे, माता की भेंटें होंगी और दतिया दिवस के रूप में एक नया प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। वो नया प्रारंभ होगा और उसके लिए आप सब तैयार हैं? जोर से बोल के बताओ, आप सब तैयार हैं? बोलिए पीताम्बरा माई की। वाह, मैं चारों तरफ पुलिस की भव्य व्यवस्था देख रहा हूं। माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित हैं। इतनी तादाद में पुलिस, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब सारे पुलिस वाले मंच पे होंगे, सारे कवि थाने में होंगे। आप लोग भी बैठ जाइए कृपया अपना, हाँ, आनंद के साथ आप लोग सुने। ज्ञान को मिस्टर शैलेश लोढ़ा एंड टीम। मैं कहना चाह रहा था जो प्रेमियों के साथ हुआ वो इतना गलत हुआ साहब। आप लोग आनंद लेंगे इस टिप्पणी का, सालों को वैलेंटाइन डे के दिन क्वारंटाइन होना पड़ा। और विशेष बात ये कहना चाहूंगा, जो उपलब्धि ऐसे लोगों के ब्याह हुए साहब कोरोना किट पहनकर, आपने देखा सफेद किट पहनी हुई थी, सफेद वस्त्रों की तरह यूं लग रहा था जैसे 2 प्रेतात्माएं परिणय में बंध रही हों। और सबसे बड़ी जो बात हुई, पति लोग घर में ही रहे और पतियों को अपनी पत्नियों से ही प्रेम करना पड़ा। ये बात ताली वाली थी। जो लोग साहब रसपान करने के लिए घाट घाट घूमते थे, वो जलपान करके साले खाट पर ऊँघते रहे। ये परिस्थितियां रही, लेकिन उन परिस्थितियों के बाद में ये समूह, ये खिलखिलाते चेहरे, ये हंसते हुए चेहरे, जरा आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और मैं कवियों से भी कहूंगा पूरी उत्फुल्लता के साथ मस्ती से मंच पे बैठे। आइए मैं प्रारंभ करता हूं। मैं कवियों से आपका परिचय एक बार मैं करा देता हूं। कवियों से मैं परिचय करा देता हूं। इधर ये जो अपना ही सूट पहन के बैठा है, हाँ, ये प्रवीण अत्रे है। ये जाति से शिक्षक है, जाति से। ये बड़ा द्वंद्व में रहता है। इसने एक दिन मुझसे पूछा, भाई साहब मैं बड़ा द्वंद्व में रहता हूं, कविता भी करता हूं, बच्चों को भी पढ़ाता हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं, एक साधे सब सधे, एक काम करो तरक्की करोगे। इसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और इतनी तरक्की की कि आप लोगों के सामने बैठा है। लेकिन मित्रों, इससे ज्यादा तरक्की उन बच्चों ने की जिनको ये पढ़ा रहे थे। भाषा की अभिव्यंजना का एक ऐसा शानदार कवि
निमाड़ी भाषा का अद्भुत सौंदर्य का चितेरा हमारे बीच में है। उसका नाम प्रवीण अत्रे है, लेकिन वो यत्र तत्र सर्वत्र है। जरा जोरदार तालियां अपने मिट्टी के लाल के लिए जो भाई प्रवीण अत्रे के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके पास बैठे हुए हैं श्री गोविंद राठी। हालांकि इतनी गंभीर मुद्रा में है जैसे शेषनाग पृथ्वी को इनके कंधों पर रखकर खुद डिनर के लिए निकल लिए हो। इतना गंभीर क्यों बैठे हो? आपका नाम श्री गोविंद राठी है। गोविंद के पास में एक लाठी होती है और जब वो लाठी पड़ती है मित्रों तो आवाज नहीं करती है, और वो लाठी है व्यंग की लाठी। वो व्यंग का बहुत बड़ा हस्ताक्षर हमारे बीच में है। उसकी बातों में चुटकियां हैं, गुदगुदियां हैं, पुरलुत्फ कैफियत है जो बातों की रंग बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे भागने को मिलती है। ऐसा विलक्षण कवि गोविंद राठी हमारे बीच में। तेरा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा दे गोविंद राठी के सम्मान में। और उनके बगल में जो बैठी हैं वो सिर्फ हैं, आप देखिए कितनी सुंदर वाइन कलर बोलते हैं इसको, वाइन कलर की साड़ी पहनी हुई है। कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। मुझे इनको देखकर कई बार खुद साड़ी पहनने का मन करता है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ये दर्शकों को ऐसे बांधती है गोया कि अपनी साड़ी बांधती हैं। ये जोरदार तालियां बजाइए। मथुरा में आप पैदा हुई हैं। अब मैं सोच सकता हूं कि भगवान कृष्ण मथुरा में क्यों पैदा हुए होंगे। अभी होली के दिन साहब बहुत पुरानी घटना है, जब ये अविवाहित थी, इनके घर आकर एक आदमी ने लिख दिया आई लव यू। और ये इतनी गंभीर बात लिखी मित्रों, इनके पिताजी ने उस बच्चे के साथ वो सलूक किया जो कोई असुर भी नहीं करता है। इसके साथ उसकी शादी कर दी। पूनम वर्मा के जो गीत है वो आप लोगों के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ेंगे। वो हाथी के उन भारी पैरों की तरह है। जब ऊर्जा, संगीत, प्रीत और आनंद को मिला दिया जाए तो पूनम वर्मा के गीतों का रंग बनता है। जरा पूरा सदन एक बार उल्लास के साथ जोरदार तालियां बजा दें। पूनम वर्मा। और जो इधर बैठे हैं मेरे दाईं ओर, आप हैं डॉक्टर विष्णु शर्मा। ये कर्म से शर्मा है, जाति से सक्सेना है। मित्रों, गीत का पंडित अगर आपने देखा हो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद हूं। साम वेद गीतों का संग्रह था। जब शब्द आकृति लेकर उभरते हैं, जब संवेदनाएं आकृति लेकर उभरती हैं, वेदनाएं आकृति लेकर उभरती हैं, तो वो गीत बन जाती हैं। और वो गीत डॉक्टर विष्णु सक्सेना के गीत होते हैं। जरा जोरदार तालियां बजाइए। वो अनेक बार आपके सामने आ चुके हैं। और मित्रों, अब मैं जिसके लिए कहूंगा वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं आप लोगों को उनका परिचय दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं हिमालय को आइसक्रीम दिखा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात उनके सम्मान में कहना चाहूंगा मित्रों, वो इस देश के इतने लोकप्रिय कवि हैं, इतने लोकप्रिय कवि हैं कि मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे भगवान मुझे अगला जन्म दे तो भाई शैलेश लोढ़ा की कोख से उत्पन्न करना। He is the star of evening, youth icon of India। जरा जोरदार तालियां बजाएं भाई शैलेश लोढ़ा की उपस्थिति के लिए। और मेरा नाम संजय झाला है। एक वो संजय था जिसने महाभारत देखा था, एक मैं संजय हूं जो ये महान भारत देख रहा है। उसमें और मुझ में केवल इतना सा अंतर है, उसके सामने एक धृतराष्ट्र था, मेरे सामने। आइए मित्रों, मैं ये काव्य यज्ञ प्रारंभ करता हूं। समय की बहुत सीमाएं हैं। मां शारदा का पावन स्तवन, वंदन और आराधन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि मानस भवन में आर्यजन जिनकी उतारे आरती, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक अनपढ़ कबीर हो जाता है। उस मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जिसकी कृपा होती है तो एक कबीर अनपढ़ कबीर हो जाता है, एक मूर्ख कालिदास हो जाता है और एक डाकू वाल्मीकि हो जाता है।
मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावत भामिनी है भारती है भवगते, सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। आइए मां सरस्वती के स्तवन आराधन में पूरा समूह सम्मिलित होगा। जरा जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें पूनम वर्मा, जो मथुरा से हमारे बीच में है, श्रीमती पूनम वर्मा। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ। आज के पावन मंच को नमन करती हूँ। मां पीताम्बरा के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मां शारदे की वंदना का आदेश हुआ है, तो आइए कुछ शब्द सुमन मां के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मां बागेश्वरी की इस वंदना में आप सभी लोग मन से जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियों से मुझे वंदना के लिए आदेशित कीजिएगा। स्वागत है पूनम, स्वागत। कि तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। कि तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। नई गति छंद लेने गुनगुनाना चाहते हैं जो, नई गति छंद लेने गुनगुनाना चाहते हैं जो, अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। तुम्हारी ही कृपा से आसमां को छू रहे हैं हम। तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं। तुम्हारी ही कृपा से हम हवा से बात करते हैं। हटे ना शीश से आशीष का ये हाथ जीवन में, यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं। यही वागेश्वरी हम याचना दिन रात करते हैं। विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, विचारों के परिंदे जो थकन महसूस कर बैठे, उन्हें फिर से नए अभियान का प्रस्थान दे दो माँ। तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। और वंदना की अंतिम बंद में, अंतिम पंक्तियों में मैंने विशेष रूप से कहने की कोशिश की और आप और हम क्या चाहते हैं, मंच का भी ध्यान चाहती हूँ। आदरणीय शैलेश जी इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी ध्यान चाहती हूँ और आप सभी का साथ चाहती हूँ। सुनिएगा कि अमरता से भरे ऐसे स्वरों को गान दे दो माँ। सुधर जाए सभी के मन, गुलाबों सा खिले यौवन। बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे, बुराई से अलग होकर यहाँ हर एक दिल सोचे। घनी संवेदनाओं से भरे झोली मनुष्यता की, हमारी सभ्यता हर एक के गीले नैन पोंछे। हमारी सभ्यता हर एक के गीले नैन पोंछे। और जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, जगत गुरु बन कभी जो रास्ता हमको दिखाता था, वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो माँ। वही गौरव भरा दुनिया को हिंदुस्तान दे दो माँ। तुम्हारी ही शरण में आज हम सब आ गए हैं माँ। हमें कविता के चरणों के लिए वरदान दे दो माँ। क्या बात, क्या बात। है वो नरोत्तम, जरा उनकी उपस्थिति को रेखांकित कीजिए और एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में भी आप लोग बजा दें।
आइए मित्रों, आज विशेष दिन है और विशेष दिन आज हैप्पीनेस डे है। देखने को मिल रहा है इतनी भारी तादाद में हंसते मुस्कुराते चेहरे हमारे सामने हैं। और कोरोना ने जो हालत साहब हमारी की, इतनी बार हाथ धोने पड़े। ये सामने बीच में हाँ आवाज आइए, ये व्यवस्थाएं कर लेंगे भैया, आप इनका ध्यान रखना और ये जैसा कहें वैसा कर देना। ये बीच में ऐसे लोग बैठे हैं जैसे ऋषिमुख पर्वत पर बानर भालू बैठे हों। पूरे आनंद के साथ है, बस ये रोशनी नहीं आनी चाहिए सीधी आंखों पर। ये जो बड़ी वाली रोशनी आती है, मेरा नाम संजय है, अगर ऐसे ही आती रही तो मैं धृतराष्ट्र भी हो सकता हूं। ये रोशनी नहीं आए। आइए ये यात्रा हम प्रारंभ करते हैं मित्रों। ये भारत चमत्कारों का मुल्क है। मैं राजस्थान से हूं। मैं जब यहां आया तो मैंने माननीय मंत्री महोदय की लोकप्रियता को देखा और मैंने देखा नेता लोग अक्सर इतने लोकप्रिय होते नहीं हैं। मुझे अंदाजा लगा अगर ये इस्लामाबाद से भी चुनाव लड़े तो वहां के भी गृह मंत्री बनेंगे। मैं आपको बधाई देता हूं शानदार आयोजन के लिए। भारत चमत्कारों का मुल्क है साहब। भारत में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। वो पिछले दिनों शैलेश भाई मैं गया हरिद्वार, मैंने वहां देखा एक आश्रम पर बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ 350 साल पुराने बाबा के दर्शन करें मात्र 10 रुपए में। अब मेरे जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यार 350 साल का आदमी कैसा होता है। मैंने 10 रुपए का टिकट लिया और मैं अंदर गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो देखा एक ऐसा 40 साल का नौजवान धूनी रमाए हुए तपस्या कर रहा था। मैंने देखा यार ये आदमी 40 साल का है। तो उसके पास में बरमुडा पहने हुए लड़का घूम रहा था। मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा भाई साहब आपको इनकी उम्र 350 साल नजर आती है? वो भी दतिया का था। बोला जी 100%। मैंने कहा आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बोले जी 400 साल तो इसे मैं देख रहा हूं। भारत इतना चमत्कारों का मुल्क है साहब। पिछले दिनों अमेरिका ने एक ऐसा बारीक तार बनाया जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। अमेरिका ने कहा है कुछ और चमत्कार करने को सकता है। जापानियों ने कहा लाओ वो तार हमको दो। जापानियों ने उस तार में छेद कर दिया। अब जापानियों ने कहा है कुछ और चमत्कार करेगा। हिंदुस्तान वालों ने कहा, दतिया वालों ने कहा लाओ ये तार हमको दो। अब 1 महीने बाद में जापानियों ने दतिया वालों से पूछा रे चमत्कार हो गया क्या? बोले हो गया। बोले लाओ तार वापस लाओ। बोले कब दिया था? कौन सा तार? कैसा तार? ये होता है चमत्कार। और कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं जो भाषा से किए जाते हैं, शिल्प से किए जाते हैं। एक शिल्पकार हमारे बीच में है जो अपनी भाषा से, अपनी कविता से चमत्कार करता है। उसका नाम है प्रवीण अत्रे। जरा जोरदार तालियों के साथ पहले काव्य पाठ के लिए जोरदार ऊर्जा के साथ मैं उसे आमंत्रित करता हूं, भाई प्रवीण अत्रे। संगम आया आगे आजा। 2 ईंट ला के रख दे भाई, तू कभी छोटा हो तो उसके नीचे बसा देना। चलिए सबसे पहले माँ पीताम्बरा के चरणों में नमन करता हूँ और कोरोना की पहली, तीसरी और दूसरी लहर, खतरनाक लहर के बीच में बचे हुए भाग्यशाली श्रोताओं को भी और जिद्दी श्रोताओं को भी प्रणाम करता हूँ। फोटो चाहिए तो वीडियो डालना। आदरणीय भाई साहब बैठे मंच पर, तुम पर शैलेश जी, हम सबके गौरव कहें, देश के गौरव हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सभी समृद्ध मंच है, आदरणीय गृह मंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों आज बहुत मान सम्मान मिला, बहुत इज्जत मिली। इतना मान सम्मान तो मुझे लंदन, पेरिस, जापान, वेस्ट इंडीज, फ्रांस, मलेशिया, थाईलैंड कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि कभी गया ही नहीं। कभी जाता तो जरूर मिलता। ये बहुत बड़ी अलग अलग तरह की बातें हो रही, भाई साहब बता रहे थे। ये मैं मित्रों ये कह रहा हूँ कि पहले तो आज इस आयोजन के लिए मैं संस्कृति विभाग को बधाई देता हूँ। इतना बढ़िया आयोजन सजाया है और 2 साल के बाद हम लोग खुल करके हंसने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं 2 पंक्तियों से इस आयोजन को शुरू करना चाहता हूँ। इसे महोत्सव बनाना है कि जी ले खुल के जरा, खिल के जरा, जी ले खुल के जरा, खिल के जरा, किस बात का गम है, अरे आज जीवित हैं, अच्छे हैं, ये क्या उत्सव से कम है? क्या बात है, वाह 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 वाह। आज जीवित। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें।
मित्रों ये भाई साहब बता रहे थे, सब अलग अलग स्टाइल के। ये झाला जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बहुत कलाकार व्यक्ति हैं। मैं पिछले दशहरे पे नियम है अपने मध्य प्रदेश में कि पैर छूने जाते, मैं इनके यहाँ पिछले वाले दशहरे पे गया। कलाकार व्यक्ति देखना किस तरीके से, मैंने पैर छुए, भाई साहब के जेब में 5,000 थे, मुझे दे दिए। मैंने कहा वाह भाई साहब, हर महीने पैर छूने ही आ जाऊंगा। बोले नहीं प्रवीण, अपने यहाँ तो नियम है, जो जेब में होता है दे देते हैं। मैंने कहा वाह भाई साहब, अंदर गया, भाभी जी के पैर छुए, भाभी जी के पर्स में 3,000 थे, 3,000 दे दिए। अरे मैंने कहा भाई साहब भाभी जी, बोले नहीं भैया हमारे यहाँ का तो नियम है, जो भी जेब में होता है दे देते हैं साहब। इसके बाद मैंने चाय नाश्ता किया और निकलने लगा। मैंने कहा भाई साहब चलो, बोले नहीं रुको। इन्होंने बेटे को आवाज दी, बोले बेटा चिंटू अंकल के पैर छूना। भगवान कसम पूरा जेब खाली करवा लिया, इतने कलाकार लोग हैं। बहुत अलग अलग स्थितियां हैं। गृह मंत्री जी बैठे, निश्चित रूप से उनका इतना बड़ा प्रशंसक वर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। नेता बहुत होते हैं, लेकिन जो मैं 2 पंक्तियां उनके सम्मान में रखना चाहता हूं कि जन कल्याण में तपना, जन कल्याण में खो जाना, जन कल्याण में तपना, जन कल्याण में खो जाना। अरे आसान नहीं है यारो नरोत्तम मिश्रा जी हो जाना। इतनी कम तालियां उनके सम्मान में, एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। अब मैं मेरे दुख दर्द की बात करता हूँ। मैं मास्टर आदमी हूँ और पेशे से शिक्षाकर्मी वर्ग 4 हूँ, मतलब प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ। ये भाई साहब अभी कोरोना के बाद स्थितियाँ बहुत बदली है, बहुत बदली है। मैंने अभी प्रार्थना के लिए बच्चों को खड़ा किया, 1.5-2 साल में जो स्थितियाँ जो चेंज हुए हैं, मैंने एक बच्चे को खड़ा किया, मैंने कहा प्रार्थना बोलो। मैंने कहा चलो सावधान विश्राम प्रार्थना शुरू। जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये स्थितियां हो गई साहब। हिंदी का पीरियड था, वो एक बच्चा आया, मध्य प्रदेश की औलादे कम थोड़ी हो, बच्चा आया बोला सर ये मेरे को गाली दे रहा है। मैंने कहा देख मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, मुझे हिंदी में ही बता, गाली की परिभाषा आती है? बोले हाँ सर आती है, एमपी के लोग कम थोड़ी है। वो शुरू हो गया, बोले सर, मैंने कहा बता गाली की परिभाषा। बोले सर अत्यधिक क्रोध की अवस्था में शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से प्रयोग किए गए वाक्य अथवा वाक्यों का समूह जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे गाली कहते हैं। औलादे कम नहीं है, बहुत बहुत विचित्र स्थितियां है, मैं सही बता रहा हूँ। वो अभी ये संजय भाई साहब की मैं हिट बता रहा हूँ। इनके यहाँ जो है, इनका बेटा आया, बोले पापा संगीता नाम की कोई आपकी फ्रेंड है। अरे बोले तेरे को कैसे मालूम? बोले वो आपको मैसेज भी करती है। अरे मम्मी को मत बोलना। बोले नहीं पापा वो आपको 15 दिन से बगीचे में मिलने बुला रही है। अरे बोले तेरे को कैसे मालूम? बोले मम्मी को मत बोलना। बोले पापा आप मिलने क्यों नहीं जा रहे हो? अरे बोले तेरे को कैसे मालूम? बोले पापा वो संगीता में ही हूँ। स्थितियाँ बहुत अजीब हो गई है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अच्छा मैं तो बता रहा हूँ मित्रों, मैं खरगोन माँ नर्मदा के तट से माँ पीताम्बरा शक्ति को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मित्रों मैं बता रहा था, मैं आजकल रतलाम में हूँ। अच्छा मालवा हो कि ये क्षेत्र हो कि खाने पीने के मध्य प्रदेश के लोग बहुत शौकीन हैं। भाई साहब आपको आश्चर्य होगा, रतलाम में किसी को आत्महत्या भी करनी होती है, अगर वो 10 रुपए का जहर लेने भी जाता है तो उसमें भी 3 रुपए की सेव डलवाता है। ऐसे खाने पीने के शौकीन है। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ, वो मम्मी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है और पूछती है कि बेटा डॉक्टर साहब, बोले अभी भी इसे सेव का पानी ही पिलाना है कि सेव के दाने खिला सकते हैं? बहुत विचित्र स्थितियां हैं, बड़ी अलग अलग स्थिति। अच्छा मैं चूंकि समय कम है, हमें भाई साहब तक पहुंचना है, मैं मेरा एक लाफ्टर का आइटम सुना देता हूं। मेरी किस्मत बहुत खराब है मित्रों, मेरी किस्मत बहुत खराब है। और वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, मेरे घर पे रेडियो था पिताजी का, उस पर मैं कमेंट्री सुन रहा था। और कमेंट्री में क्या हो रहा था कि वो रेडियो का बैंड खराब था, तो उसमें ऑटोमेटिक बैंड चेंज हो जाते थे। कभी बाबा के प्रवचन चलते थे, कभी मैच की कमेंट्री, और वो जो दोनों की खिचड़ी बनी। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कभी बैंड चेंज हो रहा है, एक तरफ कमेंट्री चल रही है और एक तरफ बाबा के प्रवचन। आनंद लीजिएगा। सबसे पहले बाबा, भक्तों जीवन मोह माया है और भगवान कहते हैं कि आत्मा एक है। और इसी एक रन के साथ सही दिल को पहुंचे 32 बार और घुमा दिया, बाल पहुंची सीधे भगवान के पास। हर एक को जाना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, चाहे राहुल द्रविड़ जो कि बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिछले 3 मैचों में 0 पर आउट हो चुके हैं। भगवान उनसे अवश्य ही नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है वो उन्हें शानदार तरीके से रन आउट कर देते हैं। बहुत ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन युवराज सिंह के द्वारा। इसी के साथ कुंबले का और समाप्त हुआ। दूसरे छोर से बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण।
यमुना किनारे गैया चराने जाया करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गेंद को बहुत ही ऊपर उठा दिया और गेंद पहुंची सीधे कंस के पास। जाकर प्रभु ने बार बार समझाया, पर जब कंस नहीं माना तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका मिडिल स्टंप उखाड़ दिया और इस तरीके से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इस तरीके से शाहिद आफरीदी 0 पर बोल्ड, अगली गेंद विकेट कीपर पार्थिव पटेल ने विकेट के पीछे बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वर्ण पंखा के नाक और कान काट दिए। स्वर्ण पंखा रोती हुई बिलखती हुई सीधे जहीर खान के पास और सौरभ सीधे जहीर खान के पास और सौरभ ने थ्रो किया। और इस तरीके से 8 विकेट गिर जाने के बाद भगवान राम ने रावण को 7 विकेट से हरा कर सीरीज 3-2 से जीत ली है। एक बार बहुत अच्छे तो भाई, क्या बजाना ही बात है, बहुत पड़ेगा। सुंदर। बहुत अच्छे प्रवीण, वाह क्या बात। छोटी छोटी बातों से मैं एक रचना रखना चाहता हूँ। मित्रों देखिए, हम लोग संस्कारित लोग हैं और मैं जो 2 पंक्तियां मेरे मन की आ रही है कि सुना है कि तेरे शहर में पत्थर दिल रहते हैं, सुना है कि तेरे शहर में पत्थर दिल रहते हैं, अरे हमारे दतिया में तो पत्थरों के भी दिल रहते हैं। वाह 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 क्या बात। एक रचना में रखना चाहता हूँ, चूंकि बड़ा मंच है, समृद्ध मंच है, अपने आप में हमारा इस मंच पर होना ही हमारे लिए गौरवान्वित वाली बात है। पिछले कुछ सालों से एक रेस चल रही है चंद सिक्के और कुछ नोटों के बीच। पिछले कुछ सालों से एक रेस चल रही है चंद सिक्के और कुछ नोटों के बीच। नोट धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और लाखों में बढ़ते जा रहे हैं। नोट धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों और लाखों में बढ़ते जा रहे हैं, मगर फिर भी वो उन चंद सिक्कों से हारते हुए नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी वो उन चंद सिक्कों से हारते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो नोट हमेशा हारते रहे। मैं चाहता हूँ कि वो नोट हमेशा हारते रहे और हार जाना ही उनकी नियति रहे। मैं चाहता हूं कि वो नोट हमेशा हारते रहे और हार जाना ही उनकी नियति रहे, क्योंकि वो नोट मेरी कमाई मेरी तनख्वाह के हैं। क्योंकि वो नोट मेरी कमाई मेरी तनख्वाह के हैं। क्योंकि वो नोट मेरी कमाई मेरी तनख्वाह के हैं और वो चंद सिक्के दिए हुए मेरी दादी माँ के हैं। क्या बात, वाह। वो चंद सिक्के दिए हुए मेरी दादी माँ के। छोटी छोटी व्यंग्य से बात रखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने रोजी रोटी के लिए साइकिल चला कर पूरा जीवन बिता दिया। मेरे पिताजी ने रोजी रोटी के लिए साइकिल चला कर पूरा जीवन बिता दिया और मुझे पढ़ा लिखा कर कार खरीदने के काबिल बना दिया। वाह। मुझे पढ़ा लिखा कर कार खरीदने के काबिल बना दिया। साइकिल से रिश्ता मैं आज भी वही निभा रहा हूँ। अरे वो मजबूरी में चलाते थे, मैं स्वास्थ्य कारणों से साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल से हमारा रिश्ता आज भी वही है। रिश्ता आज भी वही है। रिश्ता वही, केवल सोच नहीं है। रिश्ता वही, केवल सोच नहीं है। कुछ परिभाषाएं मैंने भी बनाई है। नेताओं की परिभाषा आदरणीय मिश्रा जी पर लागू नहीं होती है कि नेता क्या होता है। जो नेता सबका दिखता है, नेता सबका दिखता है, सबका होता है, मगर किसी का नहीं होता है, असल में वही नेता होता है। वाह क्या बात। एक परिभाषा मैंने इसी छोटी छोटी चीजों को मित्रों एक रचना में सुना करके अपना 8 मिनट का जो मुझे समय दिया गया है, मैं संस्कारों की बात रखना चाहता हूँ। हम लोग मस्ती के लोग हैं, आनंद के लोग हैं, मालवा कहें, निमाड़ कहें, ये वाला क्षेत्र कहें, कि एक शहर का मित्र गांव के मित्र के सामने गर्व से इतरा रहा था और उसे अपने परिवार के बारे में बतला रहा था कि तुझे पता है मित्र, अरे तुझे पता है मित्र, मैंने अपने इकलौते बेटे को कितना पढ़ा लिखा दिया है। अरे उसे मैंने बहुत पढ़ा लिखा दिया है। पहले रहता था मुंबई में, आजकल सेटल है वो विदेश में। बंगला, गाड़ी, सुंदर बीबी, लाखों डॉलर है उसके पास कैश में। अरे हर महीने हम दोनों बूढ़े पति पत्नी को 50,000 रुपए भेजता है और हर साल पोते और बहू को मिलने भेजता है। हर साल हमसे पोते और बहू को मिलने भेजता है। और मित्र बता, तेरे गांव में कैसी क्या चल रही है। अरे मुझे तो मेरे बच्चों की खुशी में ही खुशी मिल रही है। फेमस हुए जो आपकी जुबान पे भी है, मेरी जुबान पे भी है। मैंने सारे डायलॉगों को एक कड़ी में पिरोया और एक कविता बनाई। अगर लड़ी मैंने पिरो दी हो तो पूरे सदन को एक कविता समर्पित कर रहा हूं। थोड़ा सा आप उन्मुक्त हो जाइए। आपको निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि इस बात का कोई मुगालता नहीं कि आप हमें सुनने आए हो। आप सुनने सिर्फ उनको आए हो जिनको हम भी सुनने आए हैं।
सच बता रहा हूं। लेकिन मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। एक साथ इतने जिंदा लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे पर्दे के बड़े जादूगर, अभिनेता, कवि, लेखक आदरणीय श्री शैलेश लोढ़ा साहब की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूं। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर अभिनंदन कर दे मेरे कहने से। और तालियां आपकी दोगुनी में इस बात पे चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने हाथों से तारक मेहता साहब की पूरी टीम को अपने हाथों से पुरस्कृत किया है। दोनों हाथ उठाकर इस बात पर भी ताली बजा दें आप लोग, ये बड़ी बात है। और मैं तो आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, आप मोदी जी तक ये बात भी पहुंचाना कि पिछले दोनों चुनाव में जिन जिन नेताओं ने अपनी पार्टियों का सफाया करवाया है, उनकी भी सफाई अभियान के अंतर्गत पुरस्कृत होना चाहिए वो लोग। सही बता रहा हूं। लेकिन कमाल है, कोरोना की इतनी बातें इस मंच से हो गई, कोरोना का कोई टेंशन नहीं है। हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं यार, मौत में मजा ढूंढने वाले लोग हैं। मुझे तो याद आता है, एक कैदी को जज साहब ने जैसे ही फांसी की सजा सुनाई कि इसको सुबह 4 बजे फांसी से लटका दो, तो वो कैदी कटघरे में जोरदार ठहाका मार के हंसने लगा। जज साहब ने कहा, मूर्ख, 4 बजे फांसी पर लटका दिया जाएगा और तू हंस रहा है? कैदी ने जो जवाब दिया, साहब मस्ती में आना। कैदी बोला, हुजूर अपन तो सो के ही 8 बजे उठते हैं। ये मस्ती है, इस मस्ती को जिंदा रखना। हालांकि कोरोना का कोई टेंशन अभी नहीं है बिल्कुल भी। पत्नी पर, पाकिस्तान पर इतनी बातें मंच से हुई, पत्नी की कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि पत्नी पे कविताएं सर वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। मेरी और मेरी पत्नी की अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है कि शादी को 26 साल हो गए, लेकिन 26 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, जाहिल, बेवकूफ, नादान, पाजी इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि वो जिस नजर से देखती है मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। तालियां कम है थोड़ी आपकी, क्या बात, सच बता रहा हूं। मेरे सर आ गई एक दिन, बोले देखो अमिताभ बच्चन क्या गजब का एक्टर है, क्या गजब का कलाकार है, क्या गजब का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले देखो शराबी पिक्चर आ रही है, पूरी पिक्चर में एक बूंद शराब की अमिताभ जी ने नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे? मैंने कहा 26 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं वो तुझे दिखाई नहीं देती क्या? तो पत्नियों की क्या बात करना साहब। मैं तो एक दिन मंत्री जी ज्यादा ही परेशान हो गया तो अपने ससुर जी के पास चला गया। मैंने कहा ये कौन सा आइटम पकड़ा दिया आपने, मेरे को परेशान करके रख दिया है। मेरे ससुर जी मुझे एक कोने में ले गए और एक पंक्ति उन्होंने ऐसी बोली कि मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। पंक्ति पहुंचा रहा हूं, बताना। वो मुझे कोने में ले जाके बोले, बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। सच बता रहा हूं, क्या क्या टेंशन पत्नियों का। पाकिस्तान पर इतनी लंबी कविताएं क्यों भाई? पाकिस्तान को एक टिप्पणी दे रहा हूं, पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर देते हैं। उस पाकिस्तान का क्या लोड साहब। और पाकिस्तान का लोड तो हम जब ले जब हम अपने घर से फुर्सत पाले। हमें तो यहाँ आवाज आ जाती है, कोई चिल्ला देता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखो वीर रस के कवि होते हैं, वो अपने हिसाब से फाइल निपटाते हैं। मुझे मिल गया वो भारत तेरे टुकड़े होंगे करता हुआ तलवार घुमारा। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा हाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। मैंने कहा भी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है तो उसने तलवार मेरे पांव पर रख दी। बोले हाँ भाई साहब।
मैंने निकाला जेब से 2000 का नोट। मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 है। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे, मुझे लेना साहब। बोले भाई साहब 1500 रुपए मेरे पास होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? अरे मैंने कहा बाजार जा छुट्टे करा के ला। यकीन जानना साहब 1 घंटे बाद पसीने में तरबतर लथपथ होकर वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तू टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा? क्या बात। ऐसे भी समझा सकते हैं, यूं समझाना चाहिए, लेकिन हमारे समझाने के तरीकों में थोड़ी ढील आ गई है। मैं व्यंग का कवि हूं, जैसा संजय भाई साहब ने आदेशित किया है। व्यंग की कुछ कविताएं सुनाना चाहता हूं। एक मंदिर से मैं जैसे ही बाहर आया तो एक भिखारी ने आगे हाथ फैला दिए। मुझे उसकी शक्ल देख के लगा कि यहाँ का है नहीं है। मैंने उससे पूछा मैंने क्यों रहा कहां से? बोले भाई साहब पाकिस्तान से। तो मैंने कहा वहीं मांगे ना। बोले मां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। तालियां कम है थोड़ी। अरे मैंने कहा तुम्हारा सदर वो तो इमरान खान कितनी बड़ी बड़ी बात करता है, उससे जाके बोलो। बोले भाई साहब मैं इमरान खान ही हूं। मैं व्यंग शुरू करना चाहता हूं, व्यंग पहुंच जाए तो जितने लोग हैं एक बार मुझे जरा ताली वाली बजा के आदेश कर दें कि व्यंग पढ़ता हूं। हालांकि फुर्सत निकाल के इतने लोग कविता सुनने के लिए आए, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना महानगरों की स्थिति खराब है। इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है साहब। मैं तो पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया तो अगले दिन जुहू बीच पे घूमने चला गया। मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। उनका पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिल रही। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वाकई फुर्सत का ये आलम है संजय भैया कि एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। अच्छा। जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सपरिवार खाना खाने गया, स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गर्जा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है? बेटे में अजीत उतर गया। बोला सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। बात यहीं खत्म हो जाती साहब तो क्या बात थी, मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया, बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। तभी बच्चे ने गिरेबान पकड़ा हमारा और झंझोड़ कर बोला अब तेरा क्या होगा रे कालिया। मैं घबराया, मैंने कहा बेटा आइंदा नहीं खाऊंगा। वो धर्मेंद्र की तरह गुर्राया, कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, पेप्सी ले ले, पी ले कोका कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देखकर बोला आज इतनी भी मैसर नहीं मेखाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। निवेदन यह है साहब कि हम बच्चों को इस फिल्मी डायलॉग बाजी से रोकें, वे फिल्मी स्टाइल में बात करें तो उन्हें टोकें, मगर क्या करें आदमी उन बच्चों से ही डरता है जिनका वो जनेता है, क्योंकि एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है। क्या बात। वो गांव का मित्र जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता तेरा बेटा कितने डॉलर कमाता है। अरे मेरा बेटा तो गांव में ही 15-20 हजार रुपए महीना कमाता है, पर बुढ़ापे में हम दोनों पति पत्नी की अच्छे से देखभाल कर पाता है। बुढ़ापे में हम दोनों पति पत्नी की अच्छे से देखभाल कर पाता है। और आनंद देखना हम लोग किस संस्कारों में जीते हैं कि दोनों वक्त
दोनों वक्त सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। वाह क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे, पहले भजन सुने फिर आप हमको सुन रहे हैं। तालियां बजाते बजाते थक गए हैं, सुनते सुनते थक गए हैं, फिर भी कहीं थोड़ी बहुत ऊर्जा बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा कि मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ। स्वागत है रश्मि भैया। मैं जानता था दतिया मुझे दुआएं देगा। मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में। मेरे दोस्तों अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मैं जानता हूं दोस्त, अभी आता हूं आपके पास। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दतिया वालों दुआएं चाहिए अब आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने दिल जीत लिया दोस्त। वैसे दिल जीतने का हुनर अगर आपको सीखना है तो भाई नरोत्तम मिश्रा जी से सीखिए। ये व्यक्ति ऐसे हैं जो दिल पल भर में जीत लेते हैं, और ये परिवार ऐसा, भाई शैलेश ने तो वो सुख नहीं लिया, हम 4-5 लोग अभी ग्रीन रूम में बैठे थे, वो सुख हमने लिया। पहले उनके पुत्र आए हमारा हालचाल लेने, फिर उनके भतीजे आए हमारे हालचाल लेने। तो जिस परिवार में ऐसा हो जो कलाकारों की इतनी परवाह करता हो, और जब नरोत्तम मिश्रा जी आते फिर तो हमको देख के कहते, हम जैसे मामूली कवियों को देख के कहते कि तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी हमारी जान तुम्हारे अंदर फंसी हुई है, और फिर मेरी कविता सुना देते हैं। इतनी कविताएं याद हैं उनको कवियों की। मेरे दोस्तों मेरा मन कर रहा है 4 पंक्तियां आपको और सुनाता। इजाजत है आपकी? तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिएगा। वेरी गुड। देखिए इधर के लोग तो तालियां बजाएंगे नहीं, इसलिए मैं इधर ही मुंह कर लेता हूँ। जय, अब ठीक है, फिर इधर कर लेता हूँ। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना दतिया वालों। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया,
ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। क्या बात, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहाँ बैठ के सोच रहा था कि पता नहीं आप मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, लेकिन दतिया ने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया है। जब इतने अच्छा सलूक मेरे साथ हुआ हो तो दिल अंदर से कह रहा है दतिया वालों कि 4 पंक्तियां आपको और सुना दें। आपकी इजाजत है तो आप भी दे दीजिए इजाजत। उससे ज्यादा तालियां चाहिए मुझे, उस खेमे से ज्यादा। आप भी बजा दीजिए, फिर शुरू करते हैं। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, वाह, आहा, अब सुनिए। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है ना आपको? रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। क्या बात। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वाह, क्या बढ़िया सुनने में। तो मैं डाउट कर रहा था कि आप अच्छा नहीं सुन रहे, आप तो लाजवाब सुन रहे हैं। जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो कौन मन नहीं करेगा, किसका मन नहीं करेगा कि 4 पंक्तियां आपको और सुनाते हैं। और ये 4 पंक्तियां दतिया वालों हमने अपने महबूब के लिए लिखी है। ओए होए होए, मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको। होता है दूसरे के में ज्यादा होता है। लेकिन सच बताएं आपको मंत्री जी, सच बताएं आपको, जब हमने ये 4 पंक्ति एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गीतकार नीरज जी ने हमसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो खुशबूदार सूफियाना मुक्तक सुनाता हूँ जो मेरे प्यारे दोस्त शैलेश भाई को भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बाबा, क्या बात, वाह। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। दतिया वालों मेरा मूड बनाते ना आप। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब मुझे आपकी तालियां बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। बहुत प्यारा सुना। आई अब नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लीज अब रहने दीजिए, गीत की तरफ बढ़ने दीजिए। नहीं बस प्लीज, चलिए एक मुक्तक और सुना के फिर गीत की तरफ आते, वो भी क्योंकि हमें उनका भी ध्यान रखना है। हमने बहुत पैसे दिए हैं भाई, पैसा उनको उनसे ज्यादा मजा लेना है। एक मुक्तक पढ़ के फिर गीत की तरफ आपके बीच। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है। क्या बात।
यहाँ जो सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं जितने, सबको सौंपता हुआ। जो आज कर गई घायल वो हवा कौन सी है, जो दर्द दिल करे सही वो दवा कौन सी है। तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया, तुमने इस दिल को गिरफ्तार आज कर तो लिया। अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। वाह। अब जरा ये तो बता दो कि दफा कौन सी है। वाह। आइए एक छोटा सा गीत पढ़ के फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि गीतों की बहुत सारे गीतों की फरमाइश मेरे पास है, लेकिन मुझे सुनाना एक ही है। मैं गीत पढ़ता हूँ और शैलेश भाई ने जिस गीत का आदेश दिया है वो गीत सुनाता हूँ। बस मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये फाग महोत्सव है और फाग का एक रंग आपके बीच में रखता हूँ। हमारे दोस्त यहाँ जगत शर्मा जी बैठे होंगे, जो इस पूरे के पूरे समारोह के अध्यक्ष हैं। वो खुद बहुत अच्छे कवि हैं और अच्छी बात है कि वो गीतकार हैं, और जो गीतकार होता है हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ता हूँ ये गीत आपकी सेवा में, बस मेरे साथ बने रहिएगा। चांदनी रात में, क्या बात, वाह। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। क्या बात, रिदम से बजा दीजिएगा। चांदनी रात में, चांदनी रात में, वाह। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। बंद करता हूँ। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, क्या बात चाहिए आपकी। श्याम रंग में जो मीरा ने चूनर रंगी, वो ही चूनर जरा ओढ़ कर देखिए। वाह। फिर आइए मेरे साथ दतिया वालों, कि तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, तुम अगर साथ दो हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। गीत के अंतिम, आओ मेहंदी महावर की शादी करें। कबीर ने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को ईलू ईलू में समेट के रख दिया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं निवेदन करता हूँ। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का सलीका तरीका आपके इस आंगन में रखता हूँ। कहीं कोई ठीक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा। मैं पढ़ता हूँ। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदि करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग। सारे गुलशन में हम ये
मनादी करे। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 15-20 मिनट से इस माइक पर हूँ, इतनी उम्मीद जरूर है। अगर आपने दुआएं दी तो फिर बहुत अच्छी रहेंगी, वरना खामोश रह जाएंगे। फूल दे पंखुड़ी अब न होगी अलग, तारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। अब ये पन्ना यही मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में, चांदनी रात में, कैमरा उधर घुमाइए। चांदनी रात में रंग ले हाथ में जिंदा, अरे मंत्री जी बजा रहे हैं ताली। चांदनी रात में रंग ले हाथ में। आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर, क्या बात। बस ये व्यंग है। पिछले दिनों मैंने कविता लिखी साहब, शैलेश भाई साहब का आदेश है कि वो कविता में जरूर पढ़ूं। कुछ फिल्मी डायलॉग बड़े हिंदुस्तान में हिट हुए। कि इस पावन अनुपम अद्भुत अद्वितीय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आप लोग जिस घनत्व में यहाँ आज इस कविता को सुनने आए हैं, मैं आपके कविता प्रेम को प्रणाम करता हूँ। संस्कृति विभाग को बधाई, और उसके पहले नरोत्तम मिश्रा जी को इसलिए नहीं बधाई कि मैं उनके आमंत्रण पे यहाँ आया हूँ। मैं पिछले 41 सालों से कविता पढ़ रहा हूँ हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर, लेकिन मैंने आज तक नेताओं को सिर्फ नेता बन के कविता सुनते देखा है, किसी नेता को श्रोता बन के कविता सुनते आज तक नहीं देखा। वाह, जिस सहजता से वो व्यक्ति, जैसे आप लोगों की कुर्सियां वैसी उनकी कुर्सी है, कोई अलग से उनका सोफा नहीं लगा हुआ है, और जिस सहजता से वो तालियां बजाते हुए और पूरा आनंद लेते हुए सुन रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि उनके भीतर की इंसानियत, उनके भीतर का आदमी, उनके भीतर का श्रोता, उनके भीतर का इंसान अभी तक जिंदा है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। चलिए, मैं भी कुछ देर आपके बीच में हूँ। वाक्य बोलता हूँ, तुम्हारा दूसरा वाक्य वैसा ही बोलो। मैंने कहा सर बोलो, तो उन्होंने अंग्रेजी का वाक्य बोला। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना मेरे भाई थोड़ा सा। उन्होंने अंग्रेजी का वाक्य बोला कि बुक इज ऑन द टेबल। गोविंद, तेरे को नहीं समझ में आएगा, खाली सुन। बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मैंने कहा पहले तो हिंदी में समझाओ, आपने पल्ले ही नहीं पढ़ा। बोले बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, टेबल इज ऑन द फ्लोर, टेबल जमीन पे है, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। इसका मतलब किताब जमीन पर है। मैंने कहा ठीक है, समझ में आ गया, अभी क्या करने का है? बोले सेम सेंटेंस बोलने का है। मैंने कहा सर सुनो, आपने कहा बुक इज ऑन द टेबल, टेबल इज ऑन द फ्लोर, सो अल्टीमेटली बुक इज ऑन द फ्लोर। मेरा वाक्य सुनो सर, आई लव यू, यू लव योर डॉटर, सो अल्टीमेटली माइक बंद कर दे तेरा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत अजीब आदमी है यार, इतना कमाल का आदमी है जिसकी हद नहीं। इसके घर पे इसके साले जी मिलने आया तो इसकी पत्नी ने कहा इनके लिए कुछ लाओ, इस टैक्सी ले आया। बोले इनको कुछ खिलाओ, इसने खिड़की खोल दी। इसका सही घटना बताता हूँ जो मेरे पिताजी के साथ हुई। मेरे पिताजी तो खैर, पिताजी किस्म के पिताजी, इतने पिताजी है जिसके अभी घर आया पहली बार मिल रहा है, मेरे पिताजी से मिल रहा है सबसे पहले। देखो मेरे बाप से मिल रहा था। बोले जी मैं संजय झाला हूँ, देश का बहुत बड़ा कवि हूँ, और सर आचार्य, मेरे को ये सब लोग आचार्य बोलते हैं, प्यार सम्मान जो भी होगा उस वजह से, कि आचार्य से मिलने आया हूँ। तो मेरे पिता ने कहा बोले एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इसको लगा इन्होंने ध्यान से सुना नहीं मुझे, तो बोले नहीं नहीं सर मैं संजय झाला, देश का बहुत बड़ा संचालक। बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। ऐसा है तो ऐसा कर ले, क्योंकि मेरे पिताजी तो बड़ा पिताजी किस्म के पिताजी। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। अब देखो मेरे को मैथमेटिक्स, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। आपने माना होगा मैथमेटिक्स में ऐसे करते ना, 3 बिंदु लगा के माना की, हमारे इस पास वो ऐसा करते हैं ना, 3 बिंदु लगा दे, चूंकि। मुझे आज तक समझ में नहीं आया चूंकि माना की डैश करते क्यों है यार? ये गुणनखंड पढ़ाने का क्या मतलब, आज तक काम नहीं आ रहा मेरे।
कुछ समझ में आया? लोग यहाँ पे पैसों का हिसाब नहीं कर रहे, लोग बहाने कैसे बना रहे हैं। गोविंद को मैं पैसे दिए थे कुछ टाइम पहले, तो आज मिल गया, मैंने कहा पैसे तो वापस दे भाई साहब, थोड़ा ये रूस यूक्रेन की टेंशन खत्म हो जाए तो दूर। तो तेरे को काय की टेंशन हो रही है यार उसमें? कमाल का लोग है। तो वो क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़ा हो गया, मैं खड़ा हो गया, बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। हंसने की बात नहीं, मुझे पता है ना क्या हो सकता है। क्या हो सकता है मतलब? अश्लील आदमी, हिसाब का कागज, उनका कुछ भी हो सकता है, तेरे पिताजी की तरह थोड़ी है। काम का हमारा रहता है। बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे पिताजी की एक पैंट की एक जेब में 100 रुपए है, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। बोले नहीं पिताजी 100 इधर से देते हैं, 150 इधर से देते हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे। मैंने खुद मांगे एक बार, मैंने कहा पैसे दो। बोले क्यों? चश्मा बनवाना है। मुझे ऊपर ले गए छत पे, बोले क्या है? बोले चांद। बोले इससे ज्यादा देखना है तेरे को? यहां से तेरे को चांद नजर आ रहा है, फिर भी चश्मा चाहिए? हमारे घर पर एक चपड़ करेंगे, कमाल के पिताजी हैं। और अच्छा हमारे एक चाचा जी हैं, उनका तो आप आराम से ऐसा कभी ना करें। और ये जो महिलाओं की बात कर रहा था संजय, अपनी पत्नी का तो बहुत सम्मान करो तुम लोग, क्योंकि वो औरत जो एक साड़ी और सलवार सूट खरीदने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है, तुमने उसने पसंद किया है तुमको, मतलब सोचो। मतलब कितनी हिम्मत वाली बात होगी। तो मैं बात कर रहा था प्रेम किस कदर गिर गया, तब सुनना विष्णु। प्रेम इस स्थिति में पहुंच गया, एक शर्मा जी थे, उनको किसी ने कहा शर्मा जी तुम तो दफ्तर चले जाते हो, पीछे वर्मा तुम्हारे घर आता है। बोले ऐसा गोली मार दूंगा। वो रिवॉल्वर लेके घर गया, देखा वर्मा बैठा हुआ था। बोले वर्मा तुझे शर्म नहीं आती है? उसने कहा भाई देख बीवी होगी तेरी, मोहब्बत मुझसे करती है। बोले इतना बदतमीजी, ऐसा गोली मार दूंगा। बोले थे कभी सबूत देता हूं तेरे को, बीवी को पानी लेने अंदर भेज। शर्मा ने अंदर भेज दिया। अब वर्मा बोला देख बंदूक तेरे पास भी है, बंदूक मेरे पास भी, हम दोनों हवा में फायर करते हैं ऐसे थाए थाए, नकली, सिर्फ आवाज करते हैं, और उसके बाद नकली लाश बन के लेट जाते हैं, जैसे मर गए हो, लाश बन के एक्टिंग करेंगे। अब तुम्हारी बीवी आएगी, वो आके देखेगी कि ये दोनों तो मर गए, जो जिससे ज्यादा प्यार करेगी उसके पास आके रोएगी, समझ लेना तेरी की मेरी। बोले ठीक है, ये ठीक है। दोनों ने दाएं दाएं फायर किया साहब, दोनों लेट गए। बीवी आई, पानी का गिलास छूटा हाथ से, दौड़ के गई बाथरूम के पास, बोले निकल आओ माथुर साहब, ये दोनों तो लड़ मरे। जी माथुर साहब, क्या बात है। अब बताओ क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांदनी? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो इधर वालों को जो मजा है, होली अभी तक चल रही है। ये होली बड़ी कमाल की नरोत्तम भाई, हमारे यहाँ होली की रात को 2 बजे एक शराब की दुकान वाले का फोन आया, तेरी दुकान कब खुलेगी? 2 बजे सवाल देखो, और दुकान के मालिक पर तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? उसने कहा 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? बोले 9 बजे खुलेगी, आ जाना। बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ। हम तो जब ये खुले, अच्छा मेरी बातें जरूर नहीं आपको आज ही समझ में आ जाए, कईयों को कई दिन बाद भी समझ, क्योंकि ये चीज ही ऐसी। एक था हमारे मोहल्ले में रहता था गोविंद, वो हमेशा पी के आता। बीवी कहती देखो त्योहार के दिन आ रहे, अब पी के आया ना तो मारूंगी पकड़ के, लेकिन आ गया दिवाली के टाइम आ गया, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बीवी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने कहा था त्योहार पे पी के मत आना, फिर पी के आ गए। बोले हैप्पी दिवाली। और बोले फिर पी के आ गए, तो अपने बच्चे की तरफ इशारा करते, बोले इसकी वजह से। बोले क्यों? इसको रॉकेट छोड़ना था, बोतल नहीं थी। देखो 4 ऐसे पी के ताश वाश खेल लेते विष्णु, तो सबके फोन वोन वहां पड़े थे, ताश चल रही थी। एक की बीवी का फोन आया, बोले वो साड़ियों की सेल लगी हुई है, 2 साड़ी खरीद लूं, 8 खरीद ले, आई लव यू। तो दूसरे ने कहा यार 8 खरीद ले, आई लव यू। दूसरे ने कहा बीवी से बहुत प्यार करते हो। बोले प्यार गया भाड़ में, फोन किसका है? तो ये कमाल का। अच्छा ये फोन जो है साहब, मोबाइल फोन जब से आया, झूठ बोलने वाली मशीन। आप देखो मोबाइल फोन पे कोई आदमी का स्वर अचानक बात करते करते, नरोत्तम भाई अगर स्वर अचानक मीठा हो जाए तो समझ दो सामने स्त्री है जो उसकी नहीं है। ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जिंदगी में कोई नहीं बताएगा। तुरंत फोन करेगा, तुरंत फोन पे हेलो हाउ आर यू, एकदम स्वर बदल जाता है।
वरना ये जो ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन का मजा लेना आपको। खुद की बीवी से जब आदमी बात करता है फोन पे, बात करना तो दूर, पूरा वाक्य बोलता ही नहीं, एक ही शब्द बोलता है, वो भी डबल बार। हेलो हेलो, हाँ हाँ, सुन लिया, दुकान पे फोन रख। लोग कह रहे देश बदल जाएगा। गोविंद, तुम कह रहे थे देश बदलने के बाद कहां से देश बदलेगा? पूरा देश तो काचा बादाम पे थिरक रहा है। ये काचा बादाम पता नहीं क्या हो गया यार। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मैं तो इंस्टाग्राम मेरा सेक्रेटरी चलाता है साहब, मुझे कहता दतिया से पिछले 4-5 दिनों में इतने लोग इंस्टाग्राम पे स्टेज के फोटो, ये फोटो, वो फोटो चल रहे, मुझे बार बार भेज रहा था। तो पूरा देश जब मैं कहता हूं तो मुझे मेरी पंक्ति याद आती है साहब, इसे गांठ बांध के ले जाना कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। क्या बात। और जिंदगी किस लिए थी? इतना झूठ बोलने वाले नरोत्तम भाई, देखो आपको उदाहरण प्रस्तुत करके बताता हूं। झूठ बोलने का कैसी स्त्री के फेसबुक पे मान लो कोई सुंदर सी स्त्री कोई बात डाल दे तो उसके नीचे कमेंट्स की बाढ़ देखो, इतने स्वर मीठे हो जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। मान लो ये पूनम वर्मा जैसी कोई सुंदर सी महिला लड़की एक डाल दे स्टेटस के, आज मैं लोकल बस से, मतलब खुद की कार नहीं ली, गाड़ी नहीं ली, उसने डाल दिया कि आज मैं लोकल सरकारी बस से बाजार गई, और अपनी फोटो लगा के डाल दिया आज मैं सरकारी बस से बाजार गई। नीचे लोगों के कमेंट देखना, हाउ स्वीट, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी इस मासूमियत को जिंदा रखना, हम तुमसे सीखते हैं, अगली बार जाओ तो हमें भी ले जाना स्वीटू। अब यही कमेंट गोविंद राठी डाल दे, इसकी शक्ल देखो, और ये स्टेटस डाल देगा अब मैं आज मैं सरकारी बस से बाजार गया। पहला कमेंट तो, दूसरा हमें क्यों बता रहा है, तीसरा तेरी औकात ही इतनी है, चौथा पैदल जाया कर, पांचवा तेरे पास पैसे ही नहीं है, भिखारी की औलाद। हम तुरंत चेहरा देख के चरित्र बदल देते हैं, ये हमारी स्थिति। हम चेहरा देख के चरित्र बदल देते हैं, हम कभी भी इंसान से बात नहीं करते, हमारी भाषाएं बदल जाती है। लेकिन भाषाएं बदलने वाली बात पे मुझे एक बात याद आई कि इस देश को अपनी भाषा बदलनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि देश अपनी भाषा बदल रहा है जब 9 दिन में कश्मीर फाइल से 153 करोड़ का बिजनेस कर लेती है, तब लगता है कि देश की भाषा बदल रहा है। तब ये मेरा विषय नहीं है, आज ओज का कोई कवि इस मंच पे नहीं है, लेकिन मैं एक कविता से जोड़ना चाहता हूं। एक कविता जो मुझे याद नहीं, मैं जरा देख के पढ़ूंगा, लेकिन कविता सुनाना जरूर चाहता हूं, उसके बाद आप जैसा कहेंगे सुना दूंगा। बहुत सारे लोग जो कहते हैं जो कविता मेरी याद है उनको जो चाहेंगे सुना दूंगा, लेकिन क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे? सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, इसलिए कुछ करो, सिर्फ देखो, मजा लो, आनंद क्षण उठाओ यार, ये मस्ती लो, आप बस मस्ती लो। तब मैं कहना चाहता हूं कि भाषाएं जो बदलनी चाहिए। आप जब कोई सैनिक हमारी सीमाओं पे खड़ा होता है और उसका शव जब लौटता है, मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, मैंने सिर्फ एक पंक्ति कविता लिखी, और वो एक पंक्ति कविता इस देश के हर सैनिक के नाम करता हूं जो सीमा पे खड़ा है और देश की रक्षा के लिए तैनात है, या सीमाओं के भीतर इस देश की रक्षा के लिए तैनात है, जो खाकी वर्दी में हमारे सामने खड़े हुए हैं। एक पंक्ति, और इससे बेहतर मैं दतिया में कुछ सुना नहीं सकता। ये माँ की धरती है, मैं माँ शारदा का भक्त हूं, माँ सरस्वती का उपासक हूं। तब कहता हूं कि जिस दिन तू शहीद हुआ, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू, जिस दिन तू शहीद हुआ, न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू कि वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह वाह।